नजर आदाब ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सोमनाथ भारती के मीडिया पर लगाए गए इल्जामात पर मचा बवाल, सोमनाथ ने मांगी माफी। मुंबई में बिजली के शरहों में नहीं की गई कटौती तो दे दूंगा जान, संजय निरुपम की धमकी। डीएमके में जमहूरियत का उठा जनाजा, मुअत्तली के एक रोज बाद अलागिरी का इल्जाम। न्यूजीलैंड में टीम इंडिया के नाकिस मुजाहरे का सिलसिला जारी, तीसरे वनडे में शिकस्त का सामना। और अब खबरों की तफसील। मीडिया पर दिए अपने मुतनाज़ बयान पर आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली के वज़ीर कानून ने माफी मांग दी है। हालांकि पहले तो उन्होंने ये कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके बयान से किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं तो वो माफी मांगते हैं। आइए हम अब आपको सोमनाथ के दोनों बयान सुनाते हैं। कितने पैसे दिए मोदी जी ने? आप बताइए मैडम। बंद करिए मैडम। आप जो 8 वीडियो कल हमने रिलीज किया उसको चलाइए 6 दिन, चलाइए 6 दिन, चलाइए 6 दिन और जाइए खिड़की पैसे लिए हमने। नहीं, मेरे स्टेटमेंट का वो मतलब नहीं था। और अगर जिस किसी को भी स्टेटमेंट से कोई है अगर हर्ट हुआ है तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। सर, लेकिन इस तरह का कहना कहीं ना कहीं जब कुछ प्रेशर था की तरफ से, कारण क्या है कि वो जिस तरह से अब मॉर्निंग 6 to 8 में पार्क जाता हूं, जनता से मिलता हूं, मैं जनता का नुमाइंदा हूं, उनका नौकर हूं। हर वक्त चेंज करना, हर जगह। आज मैं स्टेडियम के लिए लेट हो गया जहां जाना था, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं बहुत इतनी परेशानी हो जाती है। लेकिन वो स्टेटमेंट का वो मतलब नहीं था। मीडिया के मित्र अच्छे मित्र हैं और उनसे मैं ये गुजारिश करता हूं कि मेरी जो अच्छी चीजें हैं वो भी रिपोर्ट करें। तो बयान वापस लेते हैं? नहीं, बयान तो उसका मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मीडिया के मित्र एक अच्छी स्तंभ है और मैं उनकी इंडिपेंडेंस के लिए कि वो एक अच्छी रिपोर्टिंग करें, देश की सेवा में लगे, मैं बिल्कुल उनके लिए अर्थक प्रयास करता रहूंगा। बयान वापस नहीं लेने, लेकिन जो बयान तो सही था नहीं, हमने ऐसी अगर एक्विजिशन लगी हो तो वो उससे मैं विड्रॉ करता हूं। इससे कबल सोमनाथ भारती ने दिल्ली ख्वातीन कमीशन की चेयरपर्सन को निशाना बनाया था। सोमनाथ भारती ने दिल्ली ख्वातीन कमीशन को सियासी इदारा कह डाला। इन्होंने बरखा सिंह को कांग्रेस का रुकन बताया। महिला आयोग में महिला आयोग का बर्ताव सही? महिला आयोग पॉलिटिकल है। बरखा सिंह जी कांग्रेस की मेंबर हैं, तो पॉलिटिकल है। मैंने आज तक इतनी स्पीड तो नहीं देखी। लेकिन आपको कुछ भी किया वो पॉलिटिकल है, मोटिवेटेड। भाई उनको तो खुद ज्ञान कराना चाहिए था जब उनकी सरकार चली गई तो। लेकिन कल आप नहीं पहुंचे उनके पास। आज जाएंगे सर, आज जाएंगे सर। क्या सवाल है? उधर बरखा सिंह का कहना है कि वो अपना फर्ज निभा रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे कमीशन में जो भी कंप्लेन आती है, आज तक जितनी भी कंप्लेन आई है, चाहे वो किसी के खिलाफ भी हो, हम लोगों ने अपना काम किया है और इसमें कोई भी पॉलिटिक्स जैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब सरकार नहीं रही तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों इस्तीफा दे दे? क्या किया है मैंने जो इस्तीफा दे दे? और किस बेस पे इस्तीफा मांग रहे हैं वो हमारा, ये बताइए आप। हम काम कर रहे हैं, कोई बात बताए ना, क्या मैंने गलत क्या किया है जो इस्तीफा मांग रहे हैं? इस्तीफा तो उनको देना चाहिए जो औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं। उनका वकील आके कल जिस तरह से उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, सबने देखा है। तो वो उस लायक है क्या पद पे रहने के लिए? उनको खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझसे इस्तीफा मांगने वाले कौन होते हैं?
कहीं ना कहीं ऑफेंसिव ले रहे हैं जिस तरह के एक्शंस आप ले रहे हैं। आपने समन के लिए कहा था उनको कि आए, फिर भी देखिए ऐसा है, वो गिल्ट है, उनके मन में चोर है, इसलिए वो फालतू की बातें कर रहे हैं। और हमेशा ये लोग फालतू की बातें करते रहते हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। और क्यों इस्तीफा दें, हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी से उन्होंने इतने दिनों काम किया है और काम करते रहेंगे। कांग्रेस का कहना है कि सोमनाथ भारती का यह कहना है कि इन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, वो गलत है। लॉ मिनिस्टर बार बार नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पॉलिटिकल इंसान हो सकता है, संस्था पॉलिटिकल नहीं हो सकती। एनसीडब्ल्यू हो चाहे दिल्ली कमीशन फॉर विमेन हो, दीज आर इंस्टीट्यूशंस। और इंस्टीट्यूशन का आदर करना चाहिए, संस्था का आदर करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करना चाहिए लॉ मिनिस्टर को, और उन्हें वहां जाना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था। सी, नो वन कैन डिफेम अ पर्सन अनलेस ही or she acts otherwise. So blaming media or any other politicians for defaming is a lame excuse. उधर बीजेपी का कहना है कि सोमनाथ भारती बौखलाहट में है और इस तरह के बयान दे रहे हैं। सोमनाथ भारती विवादों के अंदर घिरे हुए हैं और अब आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। जो मीडिया ने उनको इतना कवरेज दी और इतना सराहा, आज अगर वो गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं और मीडिया उनको एक्सपोज कर रहा है या उनके बारे में बता रहा है, उस समय ये शब्द कहना कि नरेंद्र मोदी जी ने आपको कितने पैसे दिए हैं, वो ये आरोप नरेंद्र मोदी जी पे नहीं लगा रहे, ये आरोप वो मीडिया पे लगा रहे हैं। ये सोमनाथ भारती को जिनको कोर्ट में खींचना हो तो खींचो ना। ये हम तो खुद कह रहे हैं कि क्यों नहीं अपना फैसला कराते। राष्ट्रीय महिला आयोग में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है, पतंग उड़ाने के लिए उनके पास समय है, बिजली पानी की समस्याएं हल करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास समय नहीं है, रेल भवन में धरना लगाने के लिए उनके पास समय है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मैं नहीं समझता कि उनको करना चाहिए। उन्होंने लोगों को विश्वास को तोड़ा है और इस समय उनको जवाब देना पड़ेगा। जितने विवादों के अंदर वो घिरे हैं उसमें क्यों सत्ता से वो चिपके रहने चाहते हैं जी। यही आम आदमी पार्टी कहती थी कि किसी भी मंत्री के ऊपर कोई भी आरोप आ गया जी तो तुरंत उसको इस्तीफा देना पड़ेगा जी, पर अब ये खास हो गए हैं इसलिए उसकी वो चिंता नहीं कर रहे। ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स एसोसिएशन ने दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती के मुतनाज़ बयान की मजम्मत की है। ये जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्टी के लोगों को सोचना होगा कि इंस्टीट्यूशंस को इस तरह डिमोलिश करने के सेंटेंसेस कहना उनके लिए कितना घातक होगा। इसलिए नहीं कि कोई मीडिया रिटेलिएट करेगा, बल्कि इसलिए कि पब्लिक इन चीजों को लाइक नहीं करती जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करते हैं। इस तरह के आरोप जिसका कोई बुनियाद नहीं है, यह फ्रस्ट्रेशन का ही एक द्योतक है। और ये फ्रस्ट्रेशन मैं ये मानता हूं कि एक इंडिविजुअल का होगा, पार्टी का ये नहीं होगा। लेकिन फिर भी इस तरह के स्टेटमेंट की हम निंदा करते हैं। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन इस तरह के स्टेटमेंट्स को ये मानता है कि ये अनवांटेड है, अनवेरिफाइड है और लिहाजा इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। और हम ये अपील करेंगे सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि इस तरह के मीडिया पे जो आरोप लगाते हैं वो बहुत ही घटिया किस्म के आरोप हैं, अनसब्सटेंशिएटेड हैं और जनरलाइज नेचर के हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। जुनूबी दिल्ली में आधी रात को मारे गए छापे के मामले पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंप दी है। युगांडा की खातून के वकील का कहना है कि मुतासरा खातून ने मुलजिमीन की शिनाख्त कर ली है, ताहम अर्दाश्त में दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती का नाम शामिल नहीं है। इस केस में कि जो जिन्होंने हाउस में उन्होंने ट्रेसपास किया था और मोलेस्टेशन की थी उनको आइडेंटिफाई कर सकती है। और उन्होंने बाद में बाइक देखी है टीवी पे और काफी लोग जो उसमें दिखाए गए उनमें से वो आइडेंटिफाई कर सकते वो वही लोग हैं जिन्होंने ये ऑफेंस किया है। अब इसमें आज उन्होंने नाम, इसमें अपने जो पिटीशन है उसमें नाम किसी का मेंशन नहीं है, अननोन पर्सन के नाम से है। पर जो टीवी पे बाइक मीडिया ने दिखाई है वे वही लोग थे जिन्होंने वो ऑफेंस कमिट किया है। मुंबई पुलिस ने ईस्टर अनोहिया के कत्ल मामले में 4 ऑटो ड्राइवरों को हिरासत में लिया है। पुलिस को मुश्तबा मुलाजमीन के डीएनए टेस्ट का इंतजार है। वाज़ेह है कि 16 जनवरी को ईस्टर अनोहिया के मुंबई के मजाफात से
मस्क शुदा लाश बरामद हुई थी। वाज़ेह है कि कल लड़की के वालिद जोनाथन प्रसाद ने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की थी और उनसे मदद की ख्वाहिश की थी। ये कहना गलत है कि पुलिस ने उसमें कुछ नहीं किया है। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारा जो तपास है, वो एकदम ठीक डायरेक्शन में, ठीक दिशा में चल रहा है और हमको उम्मीद है कि लगभग 4 लोग हम लोगों ने उसमें डिटेन किए हुए हैं। उनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, डीएनए प्रोफाइल उन्हें भेजा है। कल उम्मीद थी हमको उसका रिपोर्ट आने की, मुझे मालूम नहीं रात को रिपोर्ट आई कि नहीं आई है। विशेषकर 2 लोगों के ऊपर हम लोगों को डाउट है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी ये केस जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो जो 4 लोग डिटेन किए वो कौन लोग हैं, अगर ज्यादातर ये टैक्सी वाले ऑटोमोबाइल वही लोग हैं और उन्हीं के ऊपर हम लोगों को थोड़ा डाउट है। किसी का एंटीसीडेंट्स भी उसके अंदर है, पूर्व इतिहास इस बात का है। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा मुंबई पुलिस का, मैं उसके लड़की के पिताजी की भावनाएं समझ सकता हूं। जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, निश्चित रूप से उसकी भावनाएं इस तरह की हो सकती हैं, लेकिन मैं उसको आपके माध्यम से उनको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये केस जो है वो डिटेक्ट हो। नजर खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। स्कूल ही तो है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तर लेकर तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ। वो क्या? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? आ गए हो क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. रियासत उत्तर प्रदेश में उर्दू के साथ भोंडा मजाक। स्कूली निसाबी किताबों में संगीन गलतियां। जवाहरलाल नेहरू की वफात बताई 1946 में। और कुछ क्या है एजुकेशन बोर्ड के करतूत। देखिए खास रिपोर्ट इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात,
जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट संजय निरुपम ने धमकी दी है कि अगर मुंबई में बिजली की शरह कम नहीं की गई तो वो खुदसोजी कर लेंगे। संजय निरुपम मुंबई में बिजली की शरह कम करने का मुतालबा करते हुए इस वक्त भूख हड़ताल पर है। हमारे जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब दे, एक रास्ता निकालें। रास्ता ये है कि 3 सरचार्ज हटाने की बात मैं कर रहा हूं जो कि अनावश्यक है, गैर वाजिब है। तीनों सरचार्ज की वजह से लगभग 10 से 15% के आसपास ज्यादा बिल भरना पड़ता है मुंबई के नागरिकों को। तीनों सरचार्ज जो है वो घोटाला है। बार बार रिलायंस से कह रही है कि रेगुलेटर तय करता है। मेरी मांग ये है कि रिलायंस आज शाम तक रेगुलेटर को चिट्ठी लिखकर अपनी इच्छा जताए। प्रिंसिपली रिलायंस शुड एग्री टू स्क्रैप दिस सरचार्जेस, और उनका अहंकार तोड़ने के हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। ये न सोचें कि हम लोग सिर्फ यहां के अनशन पे बैठे हैं। अगर अनशन के हिसाब से काम नहीं हुआ तो बहुत जल्दी उनके घर के आगे आकर मैं तो तैयार हूं आत्मदहन करने के लिए। उनके घर के सामने आत्मदहन करूंगा, सेल्फ इमोलेट करूंगा। तब मुझे लगता है कि अनिल अंबानी की नींद खुलेगी। तब मुझे लगता है अनिल अंबानी मुंबई के 26 लाख उपभोक्ताओं का दर्द समझ पाएंगे, अगर वो दर्द समझने को तैयार है। डीएमके से मुअत्तली के एक रोज बाद साबिक मरकजी वजीर अलागिरी ने कहा कि डीएमके से जमहूरियत का जनाजा निकल गया। इन्होंने कहा कि इन्हें इंसाफ मांगने का सिला मिला है। अलागिरी ने कहा कि इन्होंने पार्टी के अंदर हुए इंतखाबात के हवाले से कुछ वर्करों के जरिए लगाए जा रहे इल्जामात की जानिब तवज्जो मबजूल कराने और इस सिलसिले में सच जानने की ख्वाहिश की थी। अलागिरी ने मजीद कहा कि 31 जनवरी को इसी सिलसिले में इन्होंने मदुरई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुबैना बेज़ाब्तगी के हवाले से दस्तावेजात भी जमा किए थे। उधर एआईएडीएमके के सरबराह जयललिता ने पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस राज्यसभा इंतखाबात के उम्मीदवार को बाहर का रास्ता दिखाया। जयललिता ने चिन्नादुरई की बर्खास्तगी के ताल्लुक से मीडिया को जानकारी दी। चिन्नादुरई की जगह अब एके सल्वराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पार्लियामानी और असेंबली इंतखाबात करीब है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी जिम्न में नांदेड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम को दुरुस्त करने और खाली करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन इस सिलसिले में किसी सियासी पार्टी के नुमाइंदे को मदऊ न करने पर सियासी लीडरों ने बरहमी और शुकूक का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान जिन मशीनों का इस्तेमाल करता है वही मशीनें दोबारा इंतखाबात में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इससे पहले कमीशन इन मशीनों में दर्ज वोटिंग डाटा हटा देता है। अब चूंकि इंतखाबात करीब हैं, इसलिए कमीशन ने मशीनों की दुरुस्तगी और डाटा क्लीनिंग शुरू कर दी है। नांदेड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये काम किया जा रहा है। उसमें जो सील लगाते उस वक्त सर्वपक्षीय जो प्रतिनिधि को न बुलाना चाहिए था, जब नहीं बुलाए उसका हमने तीव्र विरोध करे और लेके कंप्लेन करे कि वह ईवी मशीन जब चेक करते थे, जब उस वक्त मशीन के कंपनी के जो कर्मचारी और पक्ष के जो प्रतिनिधि और गवर्नमेंट के इन तीनों ने उसके ऊपर सही करना चाहिए, बाद में सील करना चाहिए। इस काम के दौरान ये भी खदशा लगा रहता है कि किसी मशीन का डाटा अगर हटाया न गया तो इसमें पहले से ही मौजूद वोट दोबारा इंतखाबात में शामिल न हो जाएं। लिहाजा इन मशीनों की सफाई और दुरुस्तगी के वक्त तमाम रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों के नुमाइंदों का यहां होना जरूरी है।
नांदेड़ में इस काम के लिए मुकर्रर अहदेदार का कहना है कि उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों को इसकी इत्तला पहुंचा दी थी, ताहम नांदेड़ की ज्यादातर सियासी पार्टियों को इसकी इत्तला नहीं है। इसके खिलाफ पार्टी लीडरों ने बरहमी जाहिर की। हमारे को डर है कि आगामी काल ये कांग्रेस के खिलाफ सब तरफ वातावरण है और ये सिर्फ वोटिंग मशीन के रास्ते से ये जीतने के चांस है, इसलिए हमने वहाँ ऑब्जेक्शन लिए। हमारे जिला अध्यक्ष ने वहाँ लेखी कंप्लेन दी है, उसका उन्होंने ये करके तत्काल हमारे प्रतिनिधि को वहाँ बुलाया है। हमें डर है कि इस कार्यक्रम में भी वो अधिकारियों को मिलकर मिली भगत कर ये इलेक्शन जीतने के चक्कर में है, इसका हम निषेध करते हैं। ईवीएम मशीनों की दुरुस्तगी और डाटा क्लीनिंग के लिए हैदराबाद से 6 इंजीनियरों को बुलाया गया है। 3000 से ज्यादा ईवीएम मशीनों को यहां चेक किया जाएगा। इसके बाद सियासी लीडरों की मौजूदगी में इनकी दस्तखत देकर इसे सील किया जाएगा। ईटीवी न्यूज नांदेड़। आज नेशनल वोटर्स डे है। सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल असेंबली इंतखाबात बेहतर ढंग से मुनक्किद किए जाने पर राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक और त्रिपुरा को इनामात से नवाजा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इन रियासतों को कौमी अवार्ड 2013 के तहत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस देने का फैसला किया है। सदर जमहूरिया हिंद इन 4 रियासतों को आज ये अवार्ड अता करेंगे। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। हम लोग कानपुर से हैं। अच्छा, और हम लोग इलाहाबाद से। तब तो आप हमारे करीब के निकले। मैच मेड इन हेवन। यस। अरे बेटी, तुमने तो अभी एमफिल कर ली, तो अब थोड़ा रिलैक्स करो। शादी वादी करके अब एंजॉय करो। हाँ? शादी तो जरूर होगी, पर अब इसे नाम बदलने की जल्दी पड़ी है। कहनाज से डॉक्टर कहनाज बनना है। अच्छा। पीएचडी पूरी करनी है इसे। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के जरूरतमंद और होनहार बच्चों को आला तालीम मुकम्मल करने में उनकी मदद के लिए खुसूसी इमदादी ग्रांट फराहम करता है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबरनामा। शुमाली माली में अलकायदा से जुड़े मिलिटेंटों के खिलाफ फ्रांस की फौजी कार्रवाई में 11 मिलिटेंट हलाक हो गए। इस कार्रवाई में एक फ्रांसीसी फौजी भी जख्मी हुआ है। माली फ्रांस के साबिक कॉलोनी है और यहां अलकायदा के मिलिटेंट जमहूरी हुकूमत के लिए खतरा बने हुए हैं। जिनेवा में अमन मुज़ाकरात के लिए मौजूद शामी हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे दो-बदो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के खुसूसी एलची अफजल इब्राहिमी ने इस बात की जानकारी दी। अफजल इब्राहिमी ने जुमे को दोनों फरीकैन से अलहदा मुलाकातें की और कहा कि फरीकैन आज मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए रजामंद हुए हैं। वादा है कि तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक फरीकैन के दरमियान जुमे से बातचीत शुरू होनी थी, ताहम शामी हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों के हट धर्म रवैये के सबब ऐसा नहीं हो सका। मिस्र में कल पेश आए 4 बम धमाकों और पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान कम अज कम 16 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। मिस्र के कारगुजार सदर अदली मंसूर ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
10,000। उर्दू और पंजाबी के मारूफ पाकिस्तानी शायर अशरफ गिल की यह ख्वाहिश थी कि उनका कलाम पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान में भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। अशरफ गिल ने न सिर्फ अपनी उर्दू शायरी को देवनागरी में बल्कि अपने पंजाबी कलाम को गुरमुखी रस्मुल खत में भी शाये किया है। अमेरिका में मुकीम उर्दू और पंजाबी के शायर अशरफ गिल का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर गुजरांवाला से है। बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता अशरफ गिल ने पंजाब के अदबी माहौल का असर कबूल करते हुए पहले उर्दू और फिर पंजाबी में शायरी की। अशरफ गिल की मादरी जबान उर्दू है, लेकिन वो पंजाबी को भी अपनी मादरी जबान मानते हैं। जो मैंने लखनऊ में सुनाई, भोपाल में भी सुनाई, हर जगह कि ये मत कहिए कि मैं पंजाबी हूँ, मगर जबान जो है उर्दू जबान किसकी, जो बोलता है उसकी। मैं बोलता हूँ मेरी, तू बोलता है तेरी। कि ये ना सोचो किसी को देते हो, ये ना सोचो किसी को देते हो, तुम भी आखिर किसी से लेते हो। तुमको बख्शी खुदा ने अक्ल सलीम, चाहे उसके नहीं चहेते हो। अशरफ गिल उर्दू पंजाबी शायरी के अलावा एक अच्छे गायक और मौसीकार भी है। वो इंतहाई सादा जबान में शायरी करते हैं। पाकिस्तान के मारूफ गजल सिंगर गुलाम अली ने इनकी 2 गजलियात को अपनी आवाज में पेश किया है। उन्होंने मारूफ पंजाबी सिंगर नसीबुलाल के साथ भी अपने कलाम को पेश किया। याद बनकर हम तेरे दिल में रहेंगे देखना, हिजर के पतझड़ को फूलों से भरेंगे देखना। फिर उसने वाह बोला। लीजिए साहब, वो जो 2 वाह गुलाम अली की थी ना, मैंने समझा मेरी शायरी जो है मुकम्मल हो। तो गुलाम अली के वाह कहने से तो वो गजल रिकॉर्ड भी होगी। मोहब्बतों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं, मोहब्बतों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। हुआ है दिल भी तेरा, मेरे पास कुछ भी नहीं। अशरफ गिल 1982 में अमेरिका हिजरत की। अमेरिका में कयाम के दौरान उन्हें ये एहसास हुआ कि रस्मुल खत के फर्क की वजह से हिंदुस्तान के ज्यादातर अहले ज़ौक़ पाकिस्तानी शुअरा का कलाम पढ़ने से महरूम है। लिहाजा उन्होंने अपने उर्दू कलाम को देवनागरी और पंजाबी कलाम को गुरमुखी रस्मुल खत में शाये करवाने का सिलसिला शुरू किया। जो हम लिखते हैं पाकिस्तान वाले, हम फारसी स्क्रिप्ट में, उर्दू स्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो पढ़ नहीं सकते, उनका हैंडीकैप है। तो मैंने एक गजल की मैंने स्पेशल फिर एक माई सिलेक्टेड पंजाबी गजल्स जो बरनाला से जाके खुद मैंने छुपाई, तो एक सिलेक्टेड उर्दू गजल्स मैंने जाके चंडीगढ़ से स्पेशल छुपाई। तो ये उनको मेरी उर्दू और पंजाबी कलाम जो है उनके सामने आ गया और उससे बड़ा अप्रिसिएशन मुझे मिला। अशरफ गिल अब तक 3 बार हिंदुस्तान का सफर कर चुके हैं। उनके इस 4थे सफर में वो देवनागरी रस्मुल खत में अपनी चुनिंदा गजलियात के मजमूए कलाम सुलगती सोचों से मुतारफ करवाने के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का सफर करते हुए हैदराबाद आए हुए हैं। यहाँ इस किताब की रस्म इजरा अंजाम दी गई। ATV न्यूज हैदराबाद। न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया को एक और शिकस्त का सामना है। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के 315 रनों के निशाने का पीछा करते हुए टीम इंडिया की आधी टीम पवेलियन वापस लौट चुकी है। धोनी ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। ताजा खबरें मिलने तक टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 269 रन बना लिए हैं। There goes an edge and there goes the finger. This time Southey gets the result. This could be out. Yeah, what a catch. खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।